जय हिंद दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने इससे पहले पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को समझ लिया है। ठीक है, अब हम समझते हैं पार्ट 4 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि हम शॉर्ट में DPSP भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या क्या होते हैं उन्हें हम समझते हैं, वन बाय वन टैकल करते हैं उनको। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि पार्ट 4 में DPSP में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक होता है। ठीक है, इसमें टोटल आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल को हमको पढ़ना होता है। तो वन बाय वन हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 36 क्या बोलता है? आर्टिकल 36 में डेफिनेशन है किसकी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की डेफिनेशन है किसमें? आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 में क्या है? आर्टिकल 37 में एप्लीकेशन ऑफ द DPSP, जिसमें कि डिटेल में बताया गया है कि DPSP में क्या होगा। जैसे कि हमने ये पार्ट थर्ड पढ़ा था। ठीक है, पार्ट थर्ड पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में हमने देखा था कि जब भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो एबॉलिश किए जाएंगे, जब कुछ भी आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़खानी की जाएगी, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? आप डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। बट सेम जो है, आप जब पार्ट 4 को देखते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को, इसके जितने भी आर्टिकल हैं, अगर वो आपको प्रावधान आपको ना दिया जाए तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते। जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है। जब हमने आर्टिकल देखा था रेमेडीज 35 में, आर्टिकल 35 देखा था 36 से पहले, उसमें फंडामेंटल राइट में, देन हमने देखा था कि 35 जो है उसमें एक एग्जांपल ली थी हमने कि जैसे कि जो आवास के थ्रू, जो PM आवास के थ्रू जो घर बन रहे हैं, ठीक है, जो पक्के मकान बन रहे हैं, तो उनके लिए क्या किया था, वो गवर्नमेंट हमें एज ए फंडामेंटल राइट दे सकती है। बट जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए फंडामेंटल राइट ही हो। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कुछ चीज अनाउंस करते हैं तो वो हर किसी को मिले, ये जरूरी नहीं है। हर किसी का उस पर हक नहीं है। ठीक है, जिसको मिल गया मिल गया, अगर किसी को नहीं मिला वो गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकता कि मुझे क्यों नहीं मिला और मैं सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाऊंगा। सो जैसे कि राशन मिलता है, ठीक है, तो राशन फॉर एग्जाम्पल की हम बोलते हैं कि बिलो द पॉवर्टी लाइन और वो द पॉवर्टी लाइन, सो APL और BPL बनता है। तो BPL में किसी को राशन मिला 3 रुपए और APL वालों को मिला वही 12 रुपए, तो APL वाला ये नहीं बोल सकते कि हमारा भी फंडामेंटल राइट है, क्योंकि वो DPSP का पार्ट है। तो जो ऐसी चीजें होंगी वो DPSP में होंगी और उसको आर्टिकल 37 डिटेल में उसकी एप्लीकेशन बताता है कि किस तरीके से चीजें लागू होंगी। देन हम देखते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? स्टेट टू सिक्योर और सोशल ऑर्डर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। कि जो स्टेट है, स्टेट किसमें, जैसे कि हम देखते हैं कि पॉलिटी में हमेशा स्टेट किसको बोला जाता है? एक देश को। तो जो देश होता है उसको 3 टाइप से देखा जाता है, नेचर के हिसाब से, ठीक है, नेचर के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से और लास्ट पॉलिटी के हिसाब से। तो जब पॉलिटी के हिसाब से हम देखें नेशन को, देश को, तब उसको हम स्टेट बोलते हैं। ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो कंट्री, और नेचर या इमोशन के हिसाब से देखें तो उसको नेशन बोलते हैं। सो मैं इंडियन नेशन का हूं तो वो क्या, मेरे इमोशंस हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, तो फीलिंग्स को दर्शाता है नेशन। कंट्री दर्शाता है ज्योग्राफी को, जो उसकी बाउंड्रीज है, और पॉलिटी में क्या, स्टेट दर्शाता है उसकी पॉलिटी को। सो पॉलिटी में जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट का मतलब देश, जैसे कि इंडिया हमारा देश है, तो इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में लोगों के वेलफेयर के लिए किसका काम है? स्टेट मतलब गवर्नमेंट का काम। स्टेट में स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो वेलफेयर ऑफ द पीपल कौन देखेगा? जो गवर्नमेंट है वो देखेगी। स्टेट का हेड जो होगा वो देखेगा किस तरीके से जो लोगों की जो भलाई के लिए क्या क्या हमें जो एफर्ट हमें देने पड़ेंगे, कौन कौन से हमें नए स्कीम्स जो है वो लॉन्च करनी पड़ेंगी, वो हम देते हैं 38 में। देन हम देखते हैं आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 में हम मेनली क्या पढ़ते हैं? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अब इक्वली जस्टिस क्या होता है? जस्टिस सबको पता है, जैसे कि कानून की नजरों में सब बराबर, ठीक है, तो इक्वली जस्टिस दिया जाएगा सबको। फिर वो मेल हो या फीमेल हो, हर किसी को बराबर जो है जस्टिस मिलेगा। फिर वो कास्ट के बेसिस पर हो, रिलीजन के बेसिस पर हो या क्रीड के बेसिस, सबको इक्वल जस्टिस होगा। और फ्री लीगल एड क्या होगा? फ्री लीगल एड में हम देखते हैं मेनली, जैसे फ्री लीगल एड में जैसे मैटरनिटी लीव हो गया, सो वैसी चीजें। बट मैटरनिटी लीव को मेनली हम क्या करते हैं? 42 में पढ़ते हैं। फ्री लीगल एड मतलब फ्री लीगल एड में हम मेनली ऐसी चीजें दी जाए जो हमें, जो गवर्नमेंट हमें प्रदान करती है, जैसे कि राशन मिलता है राशन कार्ड के थ्रू, ठीक है, फिर आवास के थ्रू जो पक्के मकान बनाए गए वो हो गए, फिर कुछ और स्कीम्स जो होगी PM के द्वारा हो, जैसे कि मनरेगा वगैरह। सो जी किसके थ्रू होंगी? फ्री लीगल एड दी जाएगी हमें। फ्री लीगल एड जैसे कि हमें अपाहिज जो होते हैं, अपाहिजों को क्या होता है? उनको पेंशन मिलती है, विडो को पेंशन मिलती है, इन सबको पेंशन दी जाती है किसके थ्रू? फ्री लीगल एड के थ्रू। इसमें आर्टिकल 39 के थ्रू। देन हम देखते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जो विलेज पंचायत है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन हुई वो उसकी बात किसमें? 40 में। और विलेज पंचायत जो जैसे कि हर जो आप किसी विलेज में बिलोंग करते हो या फिर शहर से हो
तो शहर में जो होंगे उनको भी पता होगी विलेजेस में क्या होती है, पंचायत होती है, और पंचायत का जो हेड होता है वो सरपंच होता है, और उसी में कुछ मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1993 में अमेंडमेंट किया गया, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है, सबको पता 73rd अमेंडमेंट किया गया और 74th अमेंडमेंट किया गया। 74th अमेंडमेंट में म्यूनिसिपैलिटी को लाया गया और 73rd अमेंडमेंट में पंचायत को लाया गया। पंचायत को रखा गया 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और जो म्यूनिसिपैलिटी उसको रखा गया 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और पंचायत को ऐड किया गया किसमें, 243A में। और फर्स्ट जो पंचायत रही वो कौन सी थी, वो राजस्थान में बनी, जिसको क्या कहते हैं, हट पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत जो कि नगर पंचायत का एक पार्ट है, और उसको कहते हैं हट पंचायत। इसको सबसे पहले यार कई बार पेपर में पूछा गया कि पहली पंचायत कहां पे, राजस्थान में, नाम क्या था, हट पंचायत, ठीक है। देन हो जाता है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। जैसे कि गवर्नमेंट जो होगी आपको, जैसे कि हमने देखा था कि 14 साल से कम बच्चों के लिए फ्री में एजुकेशन, तो आपको एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। जैसे कि कोई अगर नहीं पढ़ सकता, पढ़ नहीं सकता, मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको सुविधाएं प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, एजुकेशन के लिए, काम के लिए। कोई बुजुर्ग है जैसे कि हमने देखा लीगल एड में, तो लीगल एड का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जो चीजें हमें पैसे मिलते हैं, लीगल एड में जो भी चीजें आपको एड मिलती है, एड क्या होती है, या एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट जो आपको मिले, तो वो भी किसमें, जैसे कि एजुकेशन में कुछ बेनिफिट मिलेंगे, वर्क में मिलेंगे, ठीक है, पब्लिक असिस्टेंस में मिलेंगे। सो इन केसेस में जब आपको कोई भी जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो किसमें देते हैं, आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 42 बोलता है, जैसे हमने इधर मैटरनिटी पढ़ लिया था, सॉरी, वैसे मैटरनिटी भी एक एड की तरह ही है, बट एड नहीं बोलेंगे। अभी फिलहाल इस पे काफी विवाद भी हुआ, जो कि सुप्रीम को क्या बोलते हैं उसको, पार्लियामेंट में, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको कर दिया कि जो मैटरनिटी लीव है, ठीक है, मैटरनिटी सॉरी, वो पीरियड्स के ऊपर था, ठीक है, कि लड़कियों को जो भी मासिक जो आते हैं तो उसके ऊपर उनको वो नहीं देनी चाहिए, मैटरनिटी के ऊपर नहीं था वो। सो आर्टिकल 42 जो है वो प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, ठीक है। ह्यूमन कंडीशन की जो काम है, किसी से कोई बुजुर्ग इंसान है तो उससे ऐसा काम ना करवाया जाए जो कि 25 साल का जो लड़का काम कर सकता है वही एक 60 साल के बुजुर्ग से आप काम नहीं करवा सकते। सो ह्यूमन के कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे काम दिए, कोई पतला है तो उससे उतना है, उसी हिसाब से काम करवाया जाए जो कि पतला इंसान कर सकता है। कोई अगर ताकतवर वाला काम करवाया जाए, दिमाग की नहीं फिजिकली, इसमें जो कि लिमिटेशन होंगी, ठीक है, ह्यूमन की कंडीशन देखी जाएंगी। प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क के लिए एंड मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव क्या था, मैटरनिटी लीव होता है जब कि एक औरत प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो जब उसका बेबी होने वाला, जब वो एक बेबी को बर्थ देने वाली होती है, तो उस टाइम के पीरियड को बोलते हैं मैटरनिटी लीव। और इसमें जो लीव मिलता है मैटरनिटी से बोलते हैं, और लीव जो मिलता है वो मिलता है 3 महीने पहले। सबको पता है कि एक बेबी को ग्रो होने में 9 मंथ लगता है, तो जब वो 6 महीने उसके पेट में हो जाएंगे एक बेबी को, ठीक है, बेबी को 6 महीने हो गए तो नेक्स्ट 3 महीने से लीव दिया जाएगा उस औरत को, ठीक है। और जब वो बेबी हो जाएगा उसके 3 महीने बाद भी उसे लीव दिया जाएगा, कितने, नेक्स्ट 3 मंथ। सो 3 मंथ पहले और 3 मंथ नेक्स्ट के लिए उसे लीव दिया जाएगा। और इसी के साथ उसके जो पति होगा उसको भी लीव दिया जाएगा, ठीक है, उसको दिया जाएगा पर कितना, जैसे औरत को 3 महीने करके, जो उसका पति होगा उसको 1 महीने का 15 दिन पहले और 15 दिन बाद के लिए उसे भी लीव दिया जाएगा, ठीक है। सो मेल के लिए भी है, मेल के लिए कितना, 15 दिन का। सो टोटल लगा के 30 दिन उसके हो जाते हैं। सो हमने देखा आर्टिकल 36 से लेकर 42 तक। नेक्स्ट हम चलते हैं आर्टिकल 43 पे। 43 आर्टिकल 43 क्या बोलता है, आर्टिकल 43 बोलता है लिविंग बेजिस एक्स्ट्रा फॉर वर्कर्स। जो वर्कर्स होंगे उनको जो लिविंग बेजिस मिलेंगे, उनको खर्चा मिलेगा, जो बेजिस मिलेगी, जो तनख्वाह मिलेगी, वो इतनी होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो उससे अपना घर जो है वो अच्छे से चला सके। फॉर एग्जाम्पल कि किसी वर्कर को इतनी पे दे दी जाए कि वो काम कर रहा है पूरा दिन और 30 दिन वो काम कर रहा है 8 घंटे, और उसको पे दी जा रही है 6,000 5,000, तो उससे उसका घर ही नहीं चल रहा। तो एटलीस्ट उसे इतनी पे देनी चाहिए कि उसका घर चल सके, ठीक, या फिर उससे उतना ही काम करवाओ कि 2 घंटे के लिए वो काम कर रहा है, तो उसकी जो काम के हिसाब से उसको जो है तनख्वाह मिलनी चाहिए, लिविंग बेजिस को मिलनी चाहिए, जिससे कि उसकी लिविंग जो है वो अच्छे से चल सके। देन आर्टिकल 44 क्या बोलता है, आर्टिकल 44 बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, अभी भी काफी चर्चा में रहा है, पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में रहा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास करवाया गया, ठीक है, एज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, यूनिफॉर्म का क्या मतलब, एक जैसा सिविल कोड क्या था। जब हमने आईपीसी और एक हमने लेक्चर लिया था आईपीसी की धाराएं जो होती हैं, फिर सीआरपीसी, फिर सिविल कोड, जिसमें कि हिंदू जो कोड है, फिर मुस्लिम कोड आ गया, ठीक है, लॉ कोड है उसके बारे में, ठीक है। तो उसमें हमने सिविल लॉ कोड पढ़ा था। सिविल कोड क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें कि जैसे कि शादियों के लिए, ठीक है, शादी तलाक जैसे इन चीजों को बोलते हैं सिविल कोड, जिसमें कि सिविल कोड में लिखी जाती है ये चीजें, किस तरीके से शादी का प्रावधान है,
किस तरीके से डिवोर्स होगा वो किस तरीके से होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, शादी तो अपने तरीके से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की कोई मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम है तो वो अपने तरीके से शादी करेगा, कोई हिंदू है वो अपने तरीके से शादी करेगा। शादी तो अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन क्या था जैसे कि इसमें मुस्लिम में क्या था, ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया। तो वैसे ही क्या था कि जो शादी तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट जब तलाक लेना होगा तब आप अपने उसके अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। जैसे कि तलाक 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 3 बार बोल दिया और तलाक हो गया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया कि उन चीजों को बराबरी से देखा जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्लिम है वो तो उसे भी बराबर वो अधिकार दिए जाए, हिंदू है उसको भी बराबर अधिकार दिए जाए सिविल कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी की चर्चा इसमें 44 में काफी बार पेपर में पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में। देन हम देखते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन और उनकी केयर, जैसे कि मिड डे मील एक हमारी स्कीम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें कि बच्चों को 6 साल से कम बच्चों को एजुकेशन भी दी जाती है और साथ में उनको जो कि खाना भी दिया जाता है, न्यूट्रिशन भी दी जाती है। तो इन दोनों पर ध्यान दिया जाता है। इसी के साथ हम एक और चीज देखते हैं, जब हमने एजुकेशन की बात करी तो जब 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको भी एजुकेशन दी जाती है। बट ये हमने पहले पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था वो आपको याद होगा, हमने आर्टिकल 21 के ए पार्ट में देखा था एजुकेशन, जिसको कि 86 अमेंडमेंट 2002 के थ्रू ऐड किया गया था 21 में, ठीक है, 21 के ए में। और 6 साल के बच्चे थे उनको एजुकेशन भी और केयर भी दोनों जो कि दी जाती है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि मिड डे मील जो स्कीम है उसके द्वारा, ठीक है। देन हम देखते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या बोल रहा है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन। किसके एजुकेशन और इकोनॉमिक जो वो है इंटरेस्ट है किसके, हमें उनको प्रमोट करना, वो वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स जो पिछड़ा वर्ग जो है, यहाँ वीकर सेक्शन जो कि कमजोर वर्ग है, उनके जो एजुकेशनल है, ठीक है, या फिर उनकी इकोनॉमी जो स्थिति है उसको प्रमोट करना, उसको सुधारना। प्रमोट करना मतलब उसको सुधारना किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। और किसके में सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ही नहीं, ठीक है, पैसों के मामले में ही नहीं, उनके एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल बल्कि उनको जैसे कि लीव दिया जाता है, जैसे कि अभी बहुत सारे फॉर्म्स लगते हैं, तो मेल्स जो होते हैं उनकी जो जनरल वाले होते हैं उनकी फीस फॉर एग्जाम्पल 500 फीस है, तो फीमेल्स की मान लो कि 100 या 200 होगी, फीमेल्स को भी आरक्षण मिलता है। और साथ में जो भी सेक्शन होते हैं जैसे SC ST वालों को, उनको भी होता है कि 200 रुपया, जब जैसे कभी कुछ SSC के कुछ फॉर्म निकलते हैं तो वो तो फ्री में भी लगते हैं, ठीक है, SC और ST वालों के फ्री में, फीमेल्स के लिए फ्री में, और जनरल वालों के लिए उस तरीके से, तो उसमें उनको प्रमोट किया जाता है। देन आर्टिकल 47 बोलता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की ड्यूटी है। पहले मैंने आपको बताया कि स्टेट क्या होता है, स्टेट को किस तरीके से पॉलिटी में पढ़ते हैं, तो ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन उसको रेज करना, न्यूट्रिशन को रेज करना, एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग क्या है, रहने के जो तरीके हैं, ठीक है, तौर तरीके हैं, उन्हें और भी इंप्रूव करना, ठीक है, एंड टू पब्लिक हेल्थ, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। और 3 चीजें, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनकी पब्लिक हेल्थ, जो पब्लिक की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करना किसका काम है, ये सब कोई स्टेट का काम है। और जो न्यूट्रिशन का है इसको कौन देखता है, FSSAI, ठीक है, हाँ, ये इसको FSSAI जो है न्यूट्रिशन पे, जैसे कि आप कहीं कुछ भी सामान लेने जाओगे, कुछ भी 5 रुपए की चीज लोगे खाने की, या फिर 50 की लोगे या 500 की लोगे, ठीक है, तो हर चीज पे आपको लोगो देखेगा FSSAI, ठीक है, फूड अथॉरिटी या सिक्योरिटी अथॉरिटी जो है इंडिया की, ठीक है, वो उसको चेक करती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 48 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, प्रमोट किया जाए एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री। ये किसका काम है, प्रोविजन का काम है। प्रोविजन मतलब जो स्टेट्स में, यहाँ पे स्टेट्स का नाम ले रहा हूँ, जैसे कि आंध्र प्रदेश होगी हमारी, तेलंगाना होगी, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, ऐसी स्टेट्स, ठीक है, राजस्थान हो गया, तो उनका काम है, तो प्रोविजन है वो। तो उनका काम क्या है, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना और एनिमल हस्बेंड्री को, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन को प्रमोट करना किसका काम है, ये उन प्रोविजन का काम है। देन उनका सेम और एक और काम क्या है, प्रोटेक्शन, किसकी प्रोटेक्शन, साथ में इंप्रूवमेंट किसकी, प्रोटेक्शन किसके करेंगे, इंप्रूवमेंट किसके करेंगे, एनवायरनमेंट की, ठीक है। एनवायरनमेंट को उनका काम है कि फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि मैं जम्मू का हूँ, ठीक है, तो जम्मू की गवर्नमेंट का काम, हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट तो है नहीं, बट गवर्नमेंट का क्या काम कि प्रमोट करना और इंप्रूव करना, जो कि इन्वायरमेंट है उसको प्रमोट करना, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, यहाँ की वनस्पति या फिर जो जीव रहते हैं यहाँ पे, तो उनको प्रमोट करना, उनकी सेफ गार्डिंग करना, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाना, ठीक है, उसको सेफ करना किसका काम है, स्टेट का काम। और किसके थ्रू, आर्टिकल 48 के ए पार्ट के थ्रू, और 48 के हिसाब से एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। 49 क्या बोलता है, आर्टिकल 49 में चलते हैं, आर्टिकल 49 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड पैलेसेस, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। मोन्यूमेंट्स कैसे हो गए, जैसे कि ताजमहल हमारा एक मोन्यूमेंट है, तो ऐसी चीजें जो कि नेशनल इंपोर्टेंस के हिसाब से जो भी जरूरी है, जो जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं, जहाँ पर हम लोग ही घूमने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं, यंता केव्स हैं,
फिर सूर्य मंदिर है कोणार्क में, ठीक है, फिर ताजमहल हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हमारा काम है, ठीक है, हमारा काम है और स्टेट का काम है, गवर्नमेंट का भी काम है, ठीक है। जब हम हमारी बात करते हैं तब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में, जब हम पढ़ेंगे तो हमारा भी काम है उन्हें सिक्योर करना। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं पे भी उनको तोड़ना स्टार्ट कर दें। तो हम पे भी पाबंदी है और स्टेट पे भी पाबंदी है कि स्टेट का उसका जो फर्ज है वो उसका ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है, जो कि नेशनल इंपोर्टेंस के हिसाब से जरूरी है। देन आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए। जो न्यायपालिका है, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यपालिका है। कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने का क्या मतलब, आप अगर हमें फॉलो कर रहे हो पहले से यूट्यूब पे, तब आपने हमारा एक लेक्चर देखा होगा जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जो जैसे कि सेपरेशन होती है तो सेंट्रल लेवल पे सेपरेशन होती है, वो 3 पार्ट्स में होती है। एक होती है जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, और थर्ड होती है लेजिस्लेचर में, ठीक है, लेजिस्लेचर में। अब आप बोल रहे हो कि लेजिस्लेचर क्या, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है। लेजिस्लेचर मतलब जैसे कि जिसमें कि अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, रूलिंग जैसे कि अभी बीजेपी है, और अपोजिशन में जो भी है कांग्रेस होगी, आप होगी, जितनी भी पार्टीज हैं अपोजिशन की, वो सब किस में आएंगी, लेजिस्लेचर में, जिनका क्या काम है कि लॉ को बनाना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्ट जब पास होता है तो सिर्फ अकेली रूलिंग पार्टी एक्ट पास नहीं कराती, वो बात अलग है कि रूलिंग पार्टी ही मेन उसमें जो भागीदारी निभाती है, ठीक है। बट लेजिस्लेचर जो अपोजिशन होता है उसका भी उसमें रोल होता है, वो भी क्वेश्चन आगे से करते हैं, उनके भी कुछ जो पर्सन है वो बोर्ड करते हैं। देन लेजिस्लेचर का क्या काम है, मेन लॉ को बनाना। ये क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो रूलिंग पार्टी है, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, तो वो किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में जिनको एग्जीक्यूट करवाना, जो लॉ, हर इनका काम था लॉ बनाना, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, और एग्जीक्यूट का काम है उस लॉ को फॉलो करना, ठीक है, जमीन लेवल पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे उसको उतारना कि किस तरीके से वो फॉलो किया जाए। और जुडिशरी का क्या काम है, जुडिशरी जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट, उसको हम कहते हैं जुडिशरी, न्यायपालिका, कि वो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी उसने जो एग्जीक्यूट करा है अपना काम, क्या वो सही से करा है, क्या वो सही से नहीं करा है, अगर वो सही से करा फिर तो ठीक है, नहीं करा है तो जुडिशरी उस पर फैसला लेगी। और आर्टिकल 50 बोलता है कि जुडिशरी को हमेशा एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की जो रोल है उसमें जुडिशरी हस्तक्षेप ना करे, तब तक हस्तक्षेप ना करे जब तक जुडिशरी की वहां पर इंपोर्टेंस नहीं है, और जुडिशरी के काम में एग्जीक्यूटिव हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। सो 50 बोलते हैं उसको सेपरेट किया, क्यों, इसका मेन रीजन ये कि अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में अगर हस्तक्षेप करने लग पड़ा, तो जैसे कि कोई मंत्री अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया या फिर कुछ ऐसा गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा गया, तो वो अगर जुडिशरी में हस्तक्षेप कर सकता है तो जाहिर सी बात है कि वो जुडिशरी में चेंज भी कर सकता है, तो वो कोशिश करेगा खुद को बचाने के लिए जुडिशरी में चेंज करने का। तो जुडिशरी में इसीलिए जुडिशरी को क्या किया गया, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया। अब चलते हैं, ठीक है, आर्टिकल 51 पे चलते हैं। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, आर्टिकल 51 बोलता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया जो है बाकी देशों की तरह नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में करना इस चीज का भी ध्यान रखा कि सिर्फ अपने देश के बारे में ही ना सोचा जाए। इसीलिए उसने कहा 51 में कि प्रमोशन, किस चीज को प्रमोट करना है, इंटरनेशनल पीस को, इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस को भी हमें प्रमोट करना है, सिर्फ अपने देश में ही पीस नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तान की तरह तो आतंकवादी कहीं भी घुसा दिए, वो हमारा काम नहीं है, ठीक है, हम उस चीज को प्रमोट नहीं करते पाकिस्तान की तरह की आतंकवादियों को तैयार करो फिर मुंबई जैसे हमले करो, 9/11 जैसे हमले करो, ठीक है, 26/11 जो कि वहां हुआ, 9/11 वहां पे हुआ अमेरिका में, तो ऐसे हमले जो है वो किए जाए तो उनको प्रमोट नहीं करता। तो इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हमें वैसी चीजें प्रमोट नहीं करनी है, हम प्रमोट क्या करते हैं, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करते हैं, जो कि हमेशा सिक्योर जो है, कि देश को भी सिक्योरिटी देता है, पूरे वर्ल्ड को भी सिक्योरिटी देगा, ठीक है, उसकी चर्चा करी। देन जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो हमने समझी, इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स को समझा, तो एक और चीज हम देख लेते हैं, जब हम फंडामेंटल राइट्स का कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका कंपैरिजन करते हैं किसके साथ, डीपीएसपी के साथ, तब हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने देखा कि इनके लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। पहली चीज ये क्या करता है, जो ह्यूमन है उसको जो है पावर देता है, किसको, पीपल को, ठीक है, पीपल्स को ज्यादा पावर देता है, और डीपीएसपी क्या है, पीपल को ज्यादा पावर नहीं देता, ठीक है, पीपल की पावर कम कर देता है। वहीं जो एफआर है वो गवर्नमेंट को पावर नहीं देता, बट डीपीएसपी है जो गवर्नमेंट को पावर देता है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें वो गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट ही तो बनाएगी किस तरीके से, जैसे प्रमोशन करनी है, जैसे SC/ST को प्रमोट किस तरीके से करना है, फिर अगर कुछ भी और चीजें हैं जो भी होंगी, जैसे कि आपको मैटरनिटी लीव पे, तो वो कौन करेगा, उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, नहीं दे रही है तो नहीं दे रही है। और जो फंडामेंटल राइट्स वो तो आपके हक में है, ठीक है, ये क्या होता है, ये पीपल्स के लिए है, और ये किसके लिए है, ये सोसाइटी के लिए है,
फॉर सोसाइटी के लिए, ठीक है। सो जो फंडामेंटल राइट्स है वो ज्यादा जिसके यूज किसके लिए, वो पीपल्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। इसमें पीपल्स के बारे में सोचा गया, इसमें सोसाइटी के बारे में सोचा गया, इसमें गवर्नमेंट को कम पावर्स हैं और इसमें गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो, यहाँ पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आपको कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सो होप करता हूँ आपको जो हमारा पार्ट 4 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पार्ट 36 से लेकर 51 हमने डिटेल से समझ लिया। नेक्स्ट हम समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।